नमस्कार और स्वागत है। आज हम समय में एक लंबा सफर तय करने वाले हैं। हमारा रास्ता पत्थरों, धातुओं और इमारतों से होकर गुजरेगा और हमारी मंजिल है बिहार की कला के दिल में छिपी कहानी को समझना। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें मौर्य काल के विशाल स्तंभों से लेकर मध्यकाल के शानदार मकबरों तक ले जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या क्या बनाया गया, बल्कि ये समझना है कि क्यों बनाया गया। हम देखेंगे कि कैसे एक ही पत्थर कभी साम्राज्य की ताकत का ऐलान करता है, तो कभी आम लोगों की आस्था की कहानी कहता है, और कैसे कलाकारों ने समय के साथ अपनी कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कला कभी भी अकेली नहीं होती। वो हमेशा अपने समय की राजनीति, समाज और सोच से जुड़ी होती है। तो आज हम सिर्फ कलाकृतियों को देखेंगे नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो अपने दौर के बारे में हमें क्या बताती हैं, यही हमारी पड़ताल का मुख्य केंद्र होगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से बिहार में एक विशाल साम्राज्य की नींव पड़ी, मौर्य काल। हमारे स्रोतों में यूनानी राजदूत मेगिस्थनीज का जिक्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल को देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने इसकी तुलना ईरान के परसेपोलिस के महलों से की थी। ये हमें उस दौर की भव्यता का अंदाजा देता है। बिल्कुल। और मौर्य कला की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो हमें एक ही समय में दो अलग अलग दुनियाओं की झलक देती है। इसे समझने के लिए हम मौर्य कला को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है राजकीय कला, जिसे शाही संरक्षण मिला था, और दूसरी है लोक कला, जो आम लोगों के बीच से निकली थी। ये एक दिलचस्प विभाजन है। तो एक तरफ साम्राज्य अपनी ताकत दिखाने के लिए विशाल स्तंभ बनवा रहा था, पर आम लोगों की कला कैसी थी? क्या उसमें भी वही शाही गंभीरता थी या वो कोई और ही कहानी कह रही थी? यही तो सबसे रोचक सवाल है। राजकीय कला का मकसद था साम्राज्य की शक्ति और विचारधारा का प्रचार करना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अशोक के स्तंभ। ये एकाश्मक हैं, यानी एक ही विशाल चट्टान को तराशकर बनाए गए, जिनमें कोई जोड़ नहीं होता था। चुनार के बलुआ पत्थर से बने इन स्तंभों पर ऐसी अद्भुत पॉलिश है जिसे मौर्यकालीन पॉलिश कहते हैं, और वो आज भी शीशे की तरह चमकती है। बिहार में लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा में ये स्तंभ आज भी खड़े हैं। यानी ये सिर्फ खूबसूरत खंभे नहीं थे, ये एक तरह से अशोक के साम्राज्य के होर्डिंग थे, जिन पर उसका संदेश लिखा था और जो दूर दूर तक उसकी ताकत का ऐलान करते थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये शक्ति, धम्म और प्रशासन के प्रतीक थे। अब आते हैं दूसरी दुनिया पर, लोक कला। इसका सबसे शानदार उदाहरण है दीदारगंज से मिली यक्षिणी की मूर्ति। राजकीय कला की औपचारिकता के विपरीत इसमें एक जीवंतता है, एक नैसर्गिक सौंदर्य है। यह मूर्ति उस समय की स्थानीय मूर्तिकला परंपरा का शिखर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर भी वही चमकदार मौर्यकालीन पॉलिश है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक तो एक ही थी, लेकिन उसका इस्तेमाल दो अलग-अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हो रहा था। एक तरफ शाही शक्ति और दूसरी तरफ लोक जीवन का सौंदर्य। सटीक विश्लेषण ये दिखाता है कि एक शक्तिशाली केंद्रीकृत राज्य अपनी विचारधारा को प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ जमीनी स्तर पर जीवंत स्थानीय परंपराएं भी फल फूल रही थीं। और कला के ये दोनों रूप एक दूसरे से तकनीक उधार ले रहे थे। मौर्य कला की यही खूबी उसे अद्वितीय बनाती है। स्तंभों और मूर्तियों के अलावा गुफा वास्तुकला का भी जिक्र मिलता है। बराबर की गुफाएं, क्या ये भी राजकीय संरक्षण का ही हिस्सा थी? हाँ, ये भी राजकीय कला का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। बराबर। और नागार्जुनी की पहाड़ियों में ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें से लोमस ऋषि गुफा का प्रवेश द्वार बहुत मशहूर है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थर में लकड़ी के वास्तुकला को केर दिया गया हो। ये एक माध्यम का दूसरे माध्यम की शैली अपनाने का बेहतरीन उदाहरण है। इन गुफाओं की अंदरूनी दीवारें भी शीशे की तरह पॉलिश्ड है, और अशोक ने इन्हें आजीवक संप्रदाय के संतों को दान में दिया था। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का भी एक बड़ा प्रमाण है। तो मौर्य काल के बाद जब साम्राज्य बिखर गया, तो कला पर इसका क्या असर पड़ा? हमारे स्रोतों में शुंग और कुषाण काल का संक्षिप्त जिक्र है, जैसे बोधगया का बोधिघर। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद केंद्रीय संरक्षण का अभाव हो गया। कला का केंद्र अब बड़े साम्राज्यों से हटकर स्थानीय राजवंशों और समुदायों की तरफ शिफ्ट हो गया। इस दौर में स्तूपों को सजाने संवारने का काम ज्यादा हुआ, जैसे कि बरहूत और सांची में।
बिहार के संदर्भ में बोध गया में पवित्र बोधि वृक्ष के चारों ओर एक मंदिर जैसा ढांचा बनाया गया जिसे बोधि घर कहा गया। लेकिन कला में असली निखार और शास्त्रीयता का दौर आया गुप्त काल में, जिसे अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग, ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो मूर्तिकला में ऐसा क्या नयापन आया जिसे हम शास्त्रीय या क्लासिकल कह सकें? इसका एक शुरुआती उदाहरण बोधगया से मिली बुद्ध की मूर्ति है। इसमें बुद्ध के चेहरे पर जो दिव्य शांति का भाव है और उनके बालों को जिस विशिष्ट घुंघराले अंदाज में दिखाया गया है, वो गुप्त शैली की पहचान बन गया है। मूर्तियों में अब शारीरिक बनावट के साथ साथ आंतरिक भावों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। कुम्हार राजगीर और नालंदा जैसे केंद्र टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियों के लिए भी मशहूर हुए। और वास्तुकला, क्या मंदिरों का निर्माण इसी दौर में शुरू हुआ? हाँ, संरचनात्मक मंदिरों का विकास गुप्त काल की एक बड़ी देन है। राजगीर में मनियार मठ, जो शायद मणिनाग का मंदिर था, इसी काल का है। आज हम जो महाबोधि मंदिर देखते हैं, उसका शुरुआती ईंट निर्मित ढांचा भी गुप्त काल में ही तैयार हुआ था। और एक और अद्भुत उदाहरण है कैमूर की पहाड़ियों पर बना मुंडेश्वरी मंदिर। इसकी योजना अष्टकोणीय है, यानी 8 कोनों वाली, जो उस समय के लिए बहुत ही अनोखी और उन्नत डिजाइन थी। एक चीज जो मुझे हमेशा से हैरान करती रही है, वो है धातु शिल्प। गुप्त काल में क्या इस क्षेत्र में भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई? यह एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि गुप्त काल की धातु कला उसके पत्थर की कला से किसी भी मायने में कम नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत है सुल्तानगंज से मिली बुद्ध की लगभग 7.5 फुट ऊंची तांबे की मूर्ति। सोचिए, आज से लगभग 1500 साल पहले ढाली गई ये विशाल प्रतिमा उस समय के धातु शिल्पियों के ज्ञान और कौशल का जीता जागता प्रमाण है। ये मूर्ति अब बर्मिंघम संग्रहालय में है, लेकिन ये उस स्वर्ण युग की तकनीकी उत्कृष्टता की कहानी कहती है। गुप्त काल में धातु कला का इतना शानदार विकास हुआ, क्या यही परंपरा और तकनीक आगे चलकर पाल वंश की पहचान बनी, जिन्होंने बिहार और बंगाल पर लंबे समय तक शासन किया? ये बिल्कुल सही कड़ी है। पाल कला, जिसे पूर्वी भारतीय कला शैली भी कहते हैं, ने गुप्त कला की शास्त्रीय परंपरा को ही आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें अपनी एक नई ऊर्जा और विशिष्टता भर दी। पाल कला के 2 मुख्य स्तंभ हैं, पत्थर की मूर्तियां और कांसे की मूर्तियां, और इसके विकास का श्रेय धीमान और उनके पुत्र विठपाल जैसे महान कलाकारों को दिया जाता है। तो पाल कलाकारों ने पत्थर के साथ ऐसा क्या अलग किया जो पहले नहीं हुआ था? उन्होंने मुख्य रूप से काले बेसाल्ट पत्थर का इस्तेमाल किया। इस पत्थर की खासियत यह है कि इस पर बहुत बारीक नक्काशी की जा सकती है। पाल कलाकारों ने इस पत्थर को तराश कर जो मूर्तियां बनाई, उनमें एक अद्भुत चिकनाहट और चमक है जो देखने में धातु की बनी लगती हैं। मूर्तियों के पिछले हिस्से को भी उतनी ही बारीकी से तराशा गया है। उनमें एक सजावटीपन और अलंकरण है जो गुप्त काल की सादगी से थोड़ा अलग है। और कांस्य की मूर्तियां, सुना है नालंदा और कुर्किहार इसके बहुत बड़े केंद्र थे। अपने समय के सबसे बड़े केंद्र। पाल काल में कांस्य ढलाई की कला अपने शिखर पर पहुंच गई थी। ये मूर्तियां लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थीं। लॉस वैक्स तकनीक, ये सुनने में तो बड़ा रहस्यमय लगता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। सोचिए, कलाकार पहले मोम की हूबहू वैसी ही मूर्ति बनाता है जैसी उसे कांसे में चाहिए, पूरी बारीकियों के साथ। फिर उस मोम की मूर्ति पर वो मिट्टी की कई परतें चढ़ाकर उसे सुखा देता है। इसके बाद इस मिट्टी के सांचे को आग में तपाया जाता है। गर्मी से अंदर की सारी मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। अब मिट्टी के अंदर एक खाली सांचा बचता है, बिल्कुल मोम की मूर्ति जैसा। फिर उसी छेद से पिघला हुआ कांसा अंदर भर दिया जाता है। ठंडा होने पर मिट्टी के सांचे को तोड़कर अंदर से कांसे की मूर्ति निकाल ली जाती है। ये एक कमाल की तकनीक थी जिससे बेहद बारीक और सजीव मूर्तियां बनती थीं। ये तो वाकई अद्भुत है। ये सोचना ही हैरान करता है कि 1000 साल पहले के कलाकार बिना आधुनिक औजारों के इतनी जटिल प्रक्रिया से इतनी सजीव मूर्तियां बना लेते थे। इन मूर्तियों के विषय क्या होते थे? क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित थीं? मुख्य रूप से विषय बौद्ध धर्म से ही जुड़े थे, खासकर महायान और वज्रयान शाखाओं से। बुद्ध, बोधिसत्व जैसे अवलोकितेश्वर, मंजूश्री और तारा की मूर्तियां बहुत लोकप्रिय थीं।
लेकिन पाल शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। हमें उमा महेश्वर, विष्णु और गंगा की भी कई खूबसूरत मूर्तियां मिली हैं। ये दिखाता है कि उस समाज में अलग अलग आस्थाएं एक साथ फल फूल रही थीं और राजकीय कला में सबको जगह मिल रही थी। और पाल वंश का वास्तुकला पर क्या प्रभाव रहा? पाल शासकों ने नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे विशाल महाविहारों को संरक्षण दिया। ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, ये कला और वास्तुकला के भी बहुत बड़े केंद्र थे। यहाँ बनी कलाकृतियां नेपाल, तिब्बत, बर्मा और जावा तक पहुंची। कहा जाता है कि तिब्बत में बना पहला बौद्ध मठ उदंतपुरी विहार, जो आज के बिहार शरीफ में था, के नक्शे पर ही आधारित था। ये बिहार के सांस्कृतिक प्रभाव का एक जबरदस्त उदाहरण है। इसके अलावा गया के पास कौंच में बना शिव मंदिर अपने वक्र रेखीय शिखर यानी ऊपर की ओर मुड़ी हुई चोटी के कारण वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण नमूना है। अच्छा, तो यहाँ से कहानी किस तरफ मुड़ती है? पाल वंश के बाद बिहार की वास्तुकला में अगला बड़ा बदलाव कब और कैसे आया? अगला बड़ा बदलाव आया मध्यकाल में तुर्कों के आगमन के साथ। यहाँ से इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब तक भारत में ट्रिब्यूट शैली का इस्तेमाल हो रहा था। एक मिनट, ट्रेबियट और आक्यूएट, इन दोनों में मुख्य फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेबिट शैली में सीधी छत का वजन खंभों और शहतीरों पर मतलब बीम्स पर टिका होता है। हमारे ज्यादातर पुराने मंदिर इसी शैली में बने हैं। लेकिन इस्लामिक वास्तुकला अपने साथ आक्यूएट शैली लेकर आई, जिसमें मेहराबों यानी आर्च और गुंबदों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े हॉलों को बिना खंभों के बनाना संभव हुआ। यह वास्तुकला में एक तकनीकी क्रांति जैसा था। बिहार में इसके शुरुआती उदाहरण बिहार शरीफ में मलिक बयू और दूसरे संतों के मकबरों में दिखते हैं। लेकिन जब भी इस दौर की बात होती है तो सारी चर्चा सासाराम में बने शेरशाह सूरी के मकबरे पर आकर टिक जाती है। इसे भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है। ऐसा क्या खास है इसमें? और सही भी है। शेरशाह का मकबरा वाकई एक शाहकार है। इसे अक्सर लोदी और मुगल वास्तुकला के बीच का पुल माना जाता है। तो क्या ये कुछ बिल्कुल नया था या पहले से चली आ रही शैलियों का एक बेहतरीन संगम था? सच तो यह है कि ये दोनों था। इसकी खासियतें इसे सबसे अलग बनाती हैं। चलिए उन पर ही विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहली बात तो है इसकी लोकेशन। इसे एक विशाल कृत्रिम झील के ठीक बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। पानी के बीच में होने की वजह से ये हवा में तैरता हुआ सा लगता है और इसकी भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। दूसरी चीज है इसकी अष्टकोणीय योजना। ये दिल्ली के लोधी मकबरों से प्रेरित है, लेकिन शेरशाह ने उसे एक बहुत बड़े पैमाने पर बनवाया। तीसरी बात है बेहतरीन बलवा पत्थर का इस्तेमाल और सटीक अनुपात। और सबसे ऊपर है इसका विशाल गुंबद, जो पूरे स्ट्रक्चर को एक अद्भुत संतुलन और गरिमा प्रदान करता है। यह इमारत अपनी योजना, संतुलन और भव्यता में इतनी उत्तम है कि ये वास्तुकला का एक आदर्श नमूना बन गई। तो आज हमने मौर्य काल के राजकीय शक्ति और लोक सौंदर्य से अपनी यात्रा शुरू की, फिर गुप्त काल की शास्त्रीय शांति और संतुलन को महसूस किया, पाल कला की विशिष्ट पूर्वी शैली की बारीकियों को समझा और अंत में मध्यकाल के इस शानदार मकबरे की भव्यता को देखा। इस पूरे सफर से एक बात साफ उभर कर आती है, बिहार की कला हमेशा से गतिशील रही है। इसमें राजकीय संरक्षण और स्थानीय परंपराओं का संगम है। सामग्री मतलब पत्थर से कांसे के इस्तेमाल में महारत है और तकनीक में लगातार विकास दिखता है। हर दौर ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी और आने वाले युग के लिए जमीन तैयार की। और अब जब हम इस गहरी पड़ताल के अंत में हैं, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल। इस पूरी कला यात्रा का विश्लेषण करते हुए ये सोचने की कोशिश करें कि बिहार की कला में निरंतरता के तत्व क्या रहे हैं। यानी वो कौन सी चीजें हैं जो समय के साथ बनी रहीं और परिवर्तन के मुख्य कारण क्या थे। और ये निरंतरता और परिवर्तन उस समय के समाज, धर्म और राजनीति में हो रहे बदलावों की कहानी कैसे कहते हैं।